विज्ञापन। दूसरी बार गंधक सल्फर की गंध मिलते ही वेपीस्ट के विपरीत इन्फर्नस डेमन रेस के किसी वेव वॉरियर का सामना करना वेव आर्टिफैक्ट होने के बावजूद बेहद मुश्किल था। कैन उस गंध का पीछा करता हुआ एक विशाल पहाड़ तक पहुंचा। वह गंध एक गुफा से आ रही थी और यही उसके लिए तुरंत समस्या बन गई, चूंकि कैन आंखों से सीधा संपर्क स्थापित नहीं कर सकता था। इसीलिए सूडो सेल्यूलर एनालिसिस टूल का इस्तेमाल और भी कठिन हो गया। उसे इतना पास जाना पड़ेगा कि इन्फर्नस डेमन उसकी बेसिक स्कैन फोर्स फील्ड की सीमा में आ जाए। जैसे ही वह चुपचाप गुफा के पास पहुंचा, सिस्टम ने चेतावनी संकेत भेजा। चेतावनी, चेतावनी, सिस्ट बास कर रहा है। बेसिक स्कैन फोर्स फील्ड ने आसपास कई जादुई मैट्रिक्स का पता लगाया है। यदि इन्हें छुआ गया तो ये एक जादू सक्रिय कर देंगे। जादुई मैट्रिक्स के स्थान चिह्नित किए गए। सिस्टम द्वारा गुफा के चारों ओर छिपे अदृश्य जादुई मैट्रिक्स को चिन्हित करते ही कैन की आंखें सिकुड़ गई और उसकी सतर्कता चरम पर पहुंच गई। एबिसल डेमन भले ही इतने बुद्धिमान होते हैं कि जाल बिछा सके, आमतौर पर ऐसा करना उन्हें पसंद नहीं। इसका मतलब गुफा के अंदर कोई हेल डेविल है। जैसे गॉड स्लेयर ह्यूमन काइंड में कई वंश लिनिएजेस थे, वैसे ही इन्फर्नस डेमन रेस में एक से अधिक वंश मौजूद थे। डार्क रेस कंपेंडियम के अनुसार इन्फर्नस डेमन रेस के 3 मुख्य वंश थे और हेल डेविल्स जाल और षड्यंत्रों के शौकीन होते थे। कैन ने सभी जादुई मैट्रिक्स को चकमा दिया और गुफा के इतना करीब पहुंच गया कि बेसिक स्कैन फोर्स फील्ड इन्फर्नस डेमन को कवर कर सके। ज्यादा समय नहीं लगा और सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। लक्ष्य स्कैन सफल। जाति इन्फर्नस डेमन रेस, वंश हेल डेविल। रेस शक्ति का मार्ग एसेंस इवोल्यूशन लेवल 2 वेव वॉरियर। आंकड़े शक्ति 0.14, फुर्ती 0.19, जीवन शक्ति 0.48। नोट, लक्ष्य के शरीर के अंदर एक विदेशी वस्तु छिपी हुई है। जैसा कि कैन को शक था, गुफा के अंदर एक हेल डेविल ही था और इस तथ्य ने उसे कोई आश्चर्य नहीं दिया कि उसके पास वंश होने के बावजूद उसने एसेंस इवोल्यूशन पाथ चुना था। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास एक वंश है, यह जरूरी नहीं कि तुम एस्ट्रल रीबर्थ पाथ ही अपनाओ। कुछ लोग इसकी कठोरता के कारण इसे नहीं चुनते और कुछ के वंश एसेंस इवोल्यूशन पाथ के लिए ज्यादा उपयुक्त होते हैं। सीधे गुफा के अंदर जाना आत्महत्या होगी। पास पहुंचने से पहले ही जादुओं की बौछार मेरा स्वागत करेगी। पॉन कैन ने आगे बढ़ने के सबसे अच्छे रास्ते पर विचार किया और सिस्टम के साथ कई सिमुलेशन चलाए। वह उस पहाड़ के पास गया जिसमें गुफा थी और कई जगहों पर वार करने लगा। फिर उसने अपने दाहिने गॉन्टलेट के मैट्रिक्स को चार्ज किया और आखिरी जोरदार प्रहार किया। ये वार बेतरतीब नहीं थे क्योंकि सिस्टम ने उन्हें कमजोर बिंदु बताया था। 1 सेकंड बाद कैन ने काइनेटिक ब्लास्ट जोड़ा और गुफा कांपने लगी। उसका ढहना अब बस समय की बात थी। अंदर घुसना आत्महत्या थी, इसलिए उसने हेल डेविल को बाहर आने पर मजबूर कर दिया। गुफा से एक सुंदर मानवीय स्त्री बाहर निकली। वह इंसान जैसी ही दिखती थी, बस उसकी त्वचा लाल थी और सिर पर सींग थे। उसकी सुंदरता के बावजूद उसकी आंखें ठंडी थीं जब उसने आसपास का जायजा लिया। हेल डेविल ने एस्ट्रल वेव को महसूस किया और जान लिया कि कोई दुश्मन पास है। उसने जल्दी ही उस युवक को देख लिया जो गहरे बैंगनी वेव क्लोक में लिपटा हुआ उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। रुको, कृपया ऐसा मत करो। उसके चेहरे पर दुख और विनती का भाव था जो किसी का भी दिल पिघला सकता था, खासकर किसी युवक का। लेकिन कैन का चेहरा पूरी तरह दृढ़ रहा। ऐसा नहीं था कि उसे वह औरत आकर्षक नहीं लगी। अगर वह ईमानदार होता तो उसकी लाल त्वचा उसे काफी पसंद आई थी। दुर्भाग्य से हेल डेविल के लिए कैन अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने भविष्य में इंपीरियल मिलिट्री फोर्स में शामिल होने का फैसला कर लिया था और इसका मतलब था डार्क रेस के सदस्यों को मारना। भले ही वह अब खुद को गॉड फ्लेयर ह्यूमन काइंड साम्राज्य की सोच के पीछे छिपा नहीं रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह कोई दया दिखाएगा। जब महिला ने देखा कि उसकी बातें असर नहीं कर रही तो उसके चेहरे का दुख ठंडे भाव में बदल गया और उसने हाथ उठाकर एक फायरबॉल दाग दी। वह जादू लगभग तुरंत निकला क्योंकि युवक को देखते ही वह उसे तैयार कर रही थी। कैन को ऐसे हमले की उम्मीद थी और वह तैयार था। उसके बाएं गॉन्टलेट में चमक आई
और उसने जमीन पर काइनेटिक ब्लास्ट मारा, जिससे एक विस्फोट हुआ और दर्जनों बड़े पत्थर आगे की ओर उछल गए। पत्थरों और फायरबॉल ने एक दूसरे को रोक लिया और कैन सीधे हेल डेविल के सामने प्रकट हुआ। जैसे ही वह उसकी गर्दन पर वार करने वाला था, उसे सिस्टम की आवाज सुनाई दी, चेतावनी, 8 बजे की दिशा से आने वाला जादू आ से। यह सुनते ही कैन की आंखें फैल गईं। उसने लड़ाई शुरू होने से पहले पूरे इलाके का निरीक्षण किया था और उसे कोई नहीं मिला था। अगर बेसिक स्कैम फोर्स फील्ड ना होता तो उसे तब तक पता ही ना चलता जब तक बहुत देर ना हो जाती। पंत, मैं ना तो इसे चकमा दे सकता हूं, ना ही इतनी कम समय में कोई ढंग की रक्षा बना सकता हूं। पंत, कैन का दिमाग बिजली की तरह चला और उसने बचने का तरीका ढूंढ लिया। वह आगे बढ़ता रहा, लेकिन हेल डेविल की गर्दन पर वार करने के बजाय उसने उसकी कमर पकड़ ली और उसे घुमाकर अपने सामने कर लिया। उस युवक ने हेल डेविल को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। दर्जनों छोटी छाया छुरियां हेल डेविल की पीठ में धंस गईं, मांस को ऐसे चीरती हुई जैसे कुछ भी ना हो, और रीढ़ पर गहरी चोटें छोड़ गईं। जल्दबाजी में बनाई गई रक्षा के कारण कुछ ब्लेड कैन को भी लगे। दर्द सहते हुए कैन ने दांत भींच लिए और हमले की दिशा पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उसने देखा कि हमलावर डार्क रेस के नहीं बल्कि इंसान थे, उसकी आंखों में आश्चर्य और गुस्सा भर गया। एक आदमी और एक औरत पेड़ों की ओट से बाहर आए। दूसरी औरत से एक छायादार आभा निकली, जिसने दोनों को ढक लिया। कैन ने देखा कि वह महिला उसकी ओर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिख रही घृणा ने उसे सब कुछ समझा दिया। उसके भीतर का गुस्सा तेजी से बढ़ रहा था और वह खुद को उन पर झपटने से रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। बिना कुछ कहे कैन ने हेल डेविल को गर्दन से पकड़ा और शांति से गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। कैन का संयम उस जोड़ी के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन उन्हें उसके व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए मायने सिर्फ यह रखता था कि उसके हाथ में मरता हुआ हेल डेविल था और वेव आर्टिफैक्ट भी। गंदे आम आदमी, तुम लेडी नीरा को नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? वह विस्काउंट किलोर के हाउस होल्ड की सदस्य है। आदमी गरजा, मानो वह कैन से बात करके उस पर कोई एहसान कर रहे हो। कैन की ठंडक देखकर नीरा की मुस्कान गायब हो गई, लेकिन वह शांत रही। हेल डेविल घातक रूप से घायल था, पर अगर वे उसकी मौत के लिए इंपीरियल मिलिट्री क्रेडिट चाहते थे तो आखिरी वार उन्हें ही करना होगा। अगर वे कैन पर धावा बोलते तो वह भागने से पहले हेल डेविल की गर्दन तोड़ सकता था, जो ठीक नहीं होता। हेल डेविल और वह वेव आर्टिफैक्ट सौंप दो जो तुमने चुराया है, और हम तुम्हें बिना नुकसान पहुंचाए जाने देंगे। नीरा के शब्द कठोर थे और चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते थे। उसके दिमाग में कभी यह ख्याल नहीं आया कि वेव आर्टिफैक्ट कैन की संपत्ति हो सकता है, क्योंकि उसके अनुसार कोई आम आदमी ऐसी चीज का मालिक हो ही नहीं सकता। उन दोनों के बोलने के तरीके से कैन का गुस्सा काबू से बाहर होने लगा। हालात यहां तक पहुंच गए कि शांत रहने के लिए उसे अपनी जीभ काटनी पड़ी। किस्मत से कैन को ज्यादा देर सहना नहीं पड़ा, क्योंकि जैसे ही वह एक निश्चित बिंदु पर पहुंचा, उसने वेव बर्स्ट सक्रिय कर दिया। नीरा और उस आदमी ने सोचा कि कैन लड़ना चाहता है, और वे हंसे, क्योंकि न केवल वे संख्या में ज्यादा थे बल्कि दोनों ही लेवल 2 वेव वॉरियर थे। लेकिन हमला करने के बजाय कैन ने अपनी बढ़ी हुई ताकत से हेल डेविल की गर्दन तोड़ दी और अपना हाथ उसके पेट में घुसा दिया। कैन की ठंडक और क्रूरता ने उस जोड़ी को चौंका दिया, जिससे उसे वेव आर्टिफैक्ट निकालकर भागने के लिए काफी समय मिल गया। भागने की हिम्मत करता है, आदमी दहाड़ा और तुरंत पीछा किया। दुर्भाग्य से वह एक जादुई मैट्रिक्स पर चल पड़ा, जिससे विस्फोट हो गया। जेम्स, नीरा ने जैसे ही अपना जादू चार्ज करना शुरू किया, उसने धमाका देख लिया। हालांकि विस्फोट शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन जमीन पर उकेरे गए जादुई मैट्रिक्स बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं होते, इसलिए जेम्स बस कुछ जलने के निशानों के साथ दूर जा गिरा। नीरा जेम्स के पास गई और उसे उठाने में मदद की। दोनों अभी भी लड़ सकते थे, लेकिन कैन तब तक गायब हो चुका था। गंदा आम आदमी, जेम्स गुस्से में गरजा जब उसे अपनी जलती हुई त्वचा का एहसास हुआ। उसके पीछे पड़ना बेकार है, चलो इस क्षेत्र की खोज करते हैं, शायद कुछ कीमती मिल जाए। नीरा भी नाराज थी, लेकिन चूंकि कैन उनकी नजरों से ओझल हो चुका था, अब उसे ढूंढना लगभग असंभव था। और कैन 1 घंटे से ज्यादा जंगल में दौड़ता रहा। फिर
रुका। उसके चेहरे पर भयंकर क्रोध झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसका खून जल रहा हो और उसे लड़ने के लिए उकसा रहा हो। जिस तरह उस जोड़ी ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई कीड़ा हो जिसे खुशी खुशी उनके सामने झुक जाना चाहिए। ये बात उसे बेहद घिनौनी लगी। वह एक पेड़ पर चढ़ा और ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। आराम करने और अपने क्रोध को शांत करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें समय लगा, लेकिन रात होने तक वह अंततः शांत हो गया। उस महिला की परछायां, उन्होंने न केवल उपस्थिति छिपाई बल्कि गंध को भी ढक दिया। कैन ने जल्दी ही समझ लिया कि वह जोड़ी उसके इतने पास बिना उसे महसूस हुए कैसे आ पाई और उन्होंने उसे कैसे ढूंढा। इसके कई कारण हो सकते थे, जिनमें से एक केवल बदकिस्मती भी हो सकती थी। हो सकता है वे संयोग से उससे टकरा गए हों। सच्चाई यह थी कि कारण मायने नहीं रखता था। वे शैडो ब्लेड्स उसे लगभग मार ही चुके थे और कैन माफ करने वालों में से नहीं था। ट्रायल में प्रवेश से पहले किए गए स्कैन के अनुसार वे दोनों लेवल 2 वेव वॉरियर थे और उस आदमी ने हाल ही में उन्नति की थी। एक अकेले लेवल 2 वेव वॉरियर से लड़ना ही उसकी जान पर बन आया था, और तब भी उसके पास योजना थी और वह घात लगाने में सफल रहा था। अपनी मौजूदा ताकत के साथ उस जोड़ी से लड़ना आत्महत्या के बराबर था। कैन ने सिर हिलाया और मिलिट्री अकादमी के सीक्रेट ट्रायल के भीतर उनसे लड़ने का विचार छोड़ दिया। वह सीधी लड़ाई में जीत नहीं सकता था, और नीरा व जेम्स के विपरीत वह अन्य इंसानों को मारकर नियम तोड़ने और वाइस कैप्टन जोसेफ को नाराज करने को तैयार नहीं था। उसने एक वेव बीस्ट का दिल और सोल्जर ड्रग्स निकाले, और खेती, कल्टीवेशन व उपचार के एक सत्र के बाद उसने हेल डेविल से निकाले गए वेव आर्टिफैक्ट पर ध्यान केंद्रित किया। थिंकिंग ऑफ ChatGPT चिप मॉड्यूल के माध्यम से ब्रांड किया गया। जानकारी प्रदर्शित की जा रही है। नाम फायर स्वॉर्ड, ग्रेड हाई ब्रॉन्ज। विवरण एसेंस वेव वॉरियर्स के लिए बनाया गया आर्टिफैक्ट। आग के गुण वाले जादू को सशक्त करता है। सक्रिय क्षमता फायर बर्स्ट। पर्याप्त एसेंस वेव चार्ज करने के बाद यह 2 मीटर ऊंची आग की एक धार छोड़ सकता है जो 3 सेकंड में 100 मीटर तक पहुंच जाती है। वेव आर्टिफैक्ट की जानकारी देखकर कैन हैरान रह गया। न सिर्फ उसकी शक्ति से बल्कि इस बात से भी कि एसेंस वॉरियर तलवार जैसी चीजें इस्तेमाल करते हैं। यह जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा आम है। एपेक्स की आवाज ने कैन को चौंका दिया। सिस्टम स्पिरिट आमतौर पर बेसिक हैकिंग टूल का इस्तेमाल कर जानकारी जुटाने में ही लगा रहता था, इसलिए हाल के समय में उनकी ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। क्या तुम विस्तार से समझा सकते हो? हालांकि एपेक्स द्वारा जुटाई गई सारी जानकारी उसके पास उपलब्ध थी, लेकिन इस समय कैन लाखों फाइलें खंगालना नहीं चाहता। किस्मत से एपेक्स ने उसे इंतजार नहीं करवाया, पर एसेंस वेव कल्टीवेटर्स तुम्हारी परिकथाओं के आम जादूगरों जैसे नहीं होते। अगर ऐसा होता तो युद्धभूमि में उनकी उपयोगिता सीमित रहती। हालांकि एसेंस वेव वॉरियर दूर से हमला करने पर ध्यान देते हैं। वे प्रभावशाली नजदीकी मेली कौशल भी दिखा सकते हैं, खासकर वे जो सहायक बॉडी रिफाइनमेंट तकनीकों का अभ्यास करते हैं। पर आगे बढ़ाएं। कैन ने एपेक्स की बात पर सिर हिलाया और सफेद ऑर्ब को अपने बैकपैक में रख दिया। सही कौशल के बिना तलवार का इस्तेमाल बेकार था, खासकर जब उसकी मुट्ठियों से होने वाला नुकसान उससे ज्यादा था। पर आगे बढ़ाएं। इस समग्र में कैन ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत एबिसल डेमन को स्कैन किया और पाए लक्ष्य स्कैन सफल। 1 एबिसल डेमन रेस। गोरा आख्ता जो की ताका पा पाया एक अना आ यहाँ आख्ता पाया यहाँ आख्ता पा पाया ताका जो की ताका बाया आख्ता 0.54। चिंता होता है उसके शरीर के अंदर एक बाहरी वस्तु छिपी हुई है। यह एबिसल डेमन न केवल उस डेमन से कमजोर था जिसका सामना कैन ने 1 महीने पहले किया था, बल्कि वह बुरी तरह घायल भी था, जिससे हालात और आसान हो गए। कैन के पास इस एबिसल डेमन से निपटने के कई तरीके थे और टूटे हुए पेड़ों की वजह से घात लगाकर हमला करना भी मुश्किल नहीं था। फिर भी जब उसने अपने दुश्मन के चेहरे पर निडर भाव देखा तो उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। एबिसल डेमन अपनी ऊर्जा वापस पाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी उसने देखा
कि एक युवक पेड़ों की आड़ से निकलकर उसकी ओर चल रहा है। उसने आंखें सिकोड़कर आसपास देखा, लेकिन किसी और की मौजूदगी महसूस नहीं की। हा 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 हा, आखिरकार तुम में से कोई तो कायर नहीं निकला और आमने सामने लड़ने आया। कैन ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसका आभामंडल फट पड़ा जब उसने एक साथ वेव क्लोक और वेव बर्स्ट सक्रिय कर दिए। चलो शुरू करें, एबसल डेमन दहाड़ा, और उसने भी वेव क्लोक वेव बर्स्ट चालू करके कैन की ओर दौड़ते हुए घूंसा मारा। कैन ने अपने घूंसे से वार का जवाब दिया और उनकी टकराहट से एक छोटी सी शॉक वेव की आवाज गूंज उठी। दोनों में से कोई भी दूसरे पर भारी नहीं पड़ा, लेकिन कैन रुका नहीं और एक लात मारी जो सीधे एबसल डेमन के जबड़े पर लगी। कैन को खुश होने का मौका भी नहीं मिला था कि एक घूंसा उसके सीने पर आ लगा, जिससे वह उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। एबसल डेमन उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन वह लात उसके दिमाग को झकझोर चुकी थी और वह कुछ समय के लिए सुन्न हो गया था। कैन ने उन कुछ सेकंडों का फायदा उठाकर जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसके मुंह में धातु जैसा स्वाद आ रहा था। वह घूंसा दर्दनाक था, लेकिन उसकी युद्ध क्षमता को घटाने के लिए काफी नहीं था। मेरे वार लगते ही मैंने अपनी सतर्कता कम कर दी। अगर वह इतना घायल न होता तो नुकसान कहीं ज्यादा होता। सीधे भिड़ने का रास्ता चुनने का एक कारण यह भी था कि कैन खुद को प्रशिक्षित करना चाहता था। वह हर बार घात या छिपे हुए हमलों पर निर्भर नहीं रह सकता था, और ना ही हमेशा लड़ाई से पहले सिमुलेशन करने का समय मिलता। उसे मौके पर ही हालात के अनुसार ढलना सीखना था। एबिसल डेमन ने सिर झटक कर अपना संतुलन वापस पाया। तभी एस्ट्रल वेव से लिपटा एक घूंसा उसकी गर्दन की ओर आया। उसने समय रहते हाथ उठाकर उसे रोक लिया, लेकिन अगले ही पल एक लात सीधे उसके घुटने पर जा लगी। कैन ने लात मारते ही पीछे छलांग लगा दी और एक कोहनी के वार से बच गया, जो उसके सिर के ऊपर निशाना साधे हुए था। इसी तरह दोनों के बीच वार पलटवार चलता रहा। कैन के हमले और प्रतिक्रियाएं तेज होती जा रही थी, लेकिन एबिसल डेमन के साथ ऐसा नहीं था। कुछ था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, एबिसल डेमन की चोटें बढ़ती गईं और उसकी हरकतें सुस्त पड़ने लगीं। काइनेटिक ब्लास्ट। 3 मिनट बाद कैन ने एबिसल डेमन के सीने के ठीक बीच में घूंसा मारा और काइनेटिक ब्लास्ट सक्रिय कर दिया। एबिसल डेमन कांप उठा। उस प्रहार ने उसके शरीर के अंदर भारी नुकसान पहुंचाया और उसे कई मीटर पीछे धकेल दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और फिर कभी नहीं उठा। उसका दिल धड़कना बंद हो चुका था। कैन उसके पास पहुंचा और यह देखकर हैरान रह गया कि उसके चेहरे पर मुस्कान थी। एक अच्छी मौत अपने आप में इनाम होती है। लगता है एबिसल डेमन्स के बारे में कही जाने वाली बातें सच है। ये लड़ाई के रोमांच के लिए जीते हैं। कैन ने गिरे हुए दुश्मन की ओर सिर हिलाया और भाले की नोक से उसका दिल और वेव आर्टिफैक्ट निकल लिया। वह वहां से चला गया और कम से कम 30 मिनट तक दौड़ने के बाद आराम किया। पहले वह एक पेड़ पर चढ़ा, कुछ सोल्जर ड्रग्स और एक वेव बीस्ट का दिल निकला और अपनी रिकवरी की। हालांकि लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी थी, बस कुछ खरोंचें और चोटें थीं। जब कैन पूरी तरह आराम कर चुका और अपनी गंभीर चोटों को संभाल लिया, तब उसने वेव आर्टिफैक्ट की जांच की। वेव आर्टिफैक्ट को एआई चिप मॉड्यूल के माध्यम से ब्रांड किया गया। जानकारी प्रदर्शित की जा रही है। नाम लाइट बूट्स, ग्रेड मीडियम ब्रॉन्ज, विवरण एस्ट्रल वेव वॉरियर्स के लिए बनाया गया आर्टिफैक्ट। यह पैरों के आसपास वेव की घनता बढ़ाता है, जमीन पर लगाए जाने वाले बल को बढ़ाता है और शरीर को आगे की ओर अधिक ताकत से धकेलता है, जिससे गति बढ़ती है। सक्रिय क्षमता बर्स्ट। जब पर्याप्त एस्ट्रल वेव चार्ज हो जाती है तो यह आपको अत्यधिक गति से आगे की ओर धकेल देता है। कैन इस वेव आर्टिफैक्ट से बेहद खुश था। भले ही लाइट बूट्स में कोई आक्रामक क्षमता ना हो, लेकिन वह बर्स्ट का कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकता था। यह लड़ाई में भी काम आएगा और उसकी जीवित रहने की क्षमता भी बढ़ाएगा। आराम का फायदा उठाते हुए कैन ने सिस्टम से अपनी मौजूदा डेस्टिनी फोर्स दिखाने को कहा। डेस्टिनी फोर्स 0.2। जैसे ही उसने यह संख्या देखी, कैन की भौहें सिकुड़ गई। एपेक्स, तुमने तो कहा था कि मैं दूसरों को मारकर उनकी किस्मत चुरा सकता हूं। फिर मैंने जिन अबिसल डेमन्स और हेल डेविल को मारा, उनसे मुझे कुछ भी क्यों नहीं मिला। आरपीसीपी के कैन को यकीन था कि एब्सोल्यूट लाइफ फॉर्म सिस्टम के लिए जातियों में कोई फर्क नहीं होता।
इसलिए उसे नहीं लगा कि सिर्फ इंसानों से ही डेस्टिनी चुराई जा सकती है। आरपीसीपी के लड़के किसी की डेस्टिनी चुराने के मामले में दो बातें अहम होती हैं, उनकी डेस्टिनी की ताकत और तुम्हारी डेस्टिनी उनसे कितनी ऊंची है। आरपीसीपी के अगर तुम्हारी डेस्टिनी उन लोगों से बहुत ज्यादा है जिन्हें तुम मारते हो, तो चाहे तुम कितना भी कत्लेआम कर लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मिलिट्री अकादमी के सीक्रेट ट्रायल के अंदर जिनसे तुम लड़े, उनसे तुम्हें कुछ न मिलने की वजह भी यही है। आखिर उन एबिसल डेमन्स और हेल डेविल्स की डेस्टिनी कितनी ही होगी। आरपीसीपी के एपेक्स की बात कैन तुरंत समझ गया। सीक्रेट मिलिट्री ट्रायल के अंदर मौजूद डार्क रेस के सभी सदस्य पहले से ही मरने के लिए तय थे, इसलिए उनकी डेस्टिनी लगभग शून्य थी। आरपीसीपी के हालांकि उस खुशी के साथ साथ उसके मन में उलझन भी थी। कैन समझ नहीं पा रहा था कि उसका मन अचानक इतनी ऊंची अवस्था में कैसे पहुंच गया और उसकी एस्ट्रल वेव इतनी सहजता और तेजी से कैसे सक्रिय हो गई। एपेक्स कैन जानता था कि एपेक्स लगातार बेसिक हैकिंग का उपयोग करके गॉड स्लेयर ह्यूमन काइंड नेटवर्क से जानकारी हासिल करता रहता है, इसीलिए उसे उम्मीद थी कि उसकी पिछली अवस्था के बारे में कोई सुराग मिल सकेगा। माफ करना बच्चे, एम्पायर साइंस अकादमी में तुम्हारी उस अवस्था के कुछ उल्लेख तो हैं, लेकिन जो डेटा मैंने इकट्ठा किया है वह बहुत सतही है। थोड़ी और खोजबीन के बाद शायद मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें बता दूंगा। पीस कैन ने आह भरी और सिस्टम स्पिरिट की बातों पर सिर हिला दिया। लगता था उसे इंतजार ही करना पड़ेगा। कुछ वेव बीस्ट्स के दिल खाकर और अपनी एस्ट्रल वेव को पुनः भरने के बाद कैन पेड़ से नीचे उतरा और प्रवेश द्वार की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। उसने किसी भी तरह का ध्यान भंग नहीं किया, सभी लड़ाइयों से बचता रहा और बस दौड़ता रहा। पीस लगभग 1.5 हफ्ते में कैन प्रवेश द्वार तक पहुंच पाया। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि वहां पहले से ही कई कैडेट मौजूद थे और वाइस कैप्टन जोसेफ भी वहीं खड़े थे। पी कैन की बाहों और पैरों पर लगे वेव आर्टिफैक्ट्स के कारण उसका रूप सबका ध्यान खींच रहा था। कई लोगों की आंखों में लालच था, लेकिन वाइस कैप्टन जोसेफ की मौजूदगी में कोई भी, यहां तक कि कुलीन परिवारों के कैडेट भी कुछ करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कैन को उन नजरों का एहसास था, लेकिन उसने उनकी परवाह नहीं की। एक खाली जगह ढूंढकर वह बैठ गया और प्रशिक्षण के साथ साथ वीव बीस्ट्स के दिल खाने लगा। एक बार फिर कैन चर्चा का केंद्र बन गया, क्योंकि सभी कैडेट समूहों में शिकार कर चुके थे। किसी के पास भी वेव बीस्ट्स के दिल बचे नहीं थे। कुछ कैडेट उसके पास आए, शायद दिल खरीदने की कोशिश में, लेकिन कैन ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वह अपने प्रशिक्षण में इतना डूबा हुआ था कि उसके लिए इतनी फायदेमंद चीज बेचने का कोई इरादा नहीं था। कुछ दिन बाद कैन का शरीर कांप उठा और उसे ताकत की एक लहर महसूस हुई, क्योंकि उसकी वेव क्लोक अपने आप प्रकट हुई और भी मजबूत हो गई। वाइस कैप्टन जोसेफ ने कैन की ओर देखा। एक पल के लिए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, फिर वह फिर से अपने सख्त भाव में लौट आया। कैन ने आंखें खोली और समझ गया कि अभी क्या हुआ है। वेव क्लोक अपने आप प्रकट हुई और उन्होंने बदहे की बात कष्ट हो गई। अंदाजा लगा लिया था कि कैन ट्रायल में एक नए उन्नत लेवल 1 वेव वॉरियर के रूप में दाखिल हुआ था। इतनी तेज प्रगति का मतलब था कि उसकी वेव टैलेंट टियर 3 से ऊपर है। कैन को इन नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तुरंत सिस्टम को उसे स्कैन करने का आदेश दिया। सिस्टम, मुझे स्कैन करो। वेसल स्कैन किया जा रहा है। नाम कैन लॉरेफर, जाति गॉड स्लेयर ह्यूमन काइंड, पावर पाथ एस्ट्रल रीबर्थ, लेवल 2 वेव वॉरियर, वंश लाइटनिंग लूप्स, वेव टैलेंट लो टियर 4। ये आंकड़े: ताकत 2.22, वेव 2.220। कमाल। अपनी उन्नति और बढ़े हुए आंकड़े देखकर कैन बेहद उत्साहित था। अगर ट्रायल की शुरुआत में ही इतना मजबूत होता तो मेरी कमाई कहीं ज्यादा होती, लेकिन कैन ने इन विचारों में ज्यादा समय नहीं लगाया। उसने आंखें बंद की और फिर से प्रशिक्षण में लग गया। ताकत का एहसास शानदार था, लेकिन वह एट्रोक्स की अपार शक्ति और उस पल को नहीं भूला जब वह मौत के बेहद करीब पहुंच गया था।
कुछ दिनों बाद एक धातु सी आवाज ने कैन को उसके प्रशिक्षण से जगा दिया। उसने देखा कि डेंजर जोन से बाहर जाने वाले फाटक खुल रहे थे और कई सैनिक अंदर प्रवेश कर रहे थे। अधिकांश कैडेट पहले से ही यहां मौजूद थे। सैनिक डेंजर जोन में बचे हुए वेव बीस्ट्स और डार्क रेस के योद्धाओं को पकड़ने, साथ ही मारे गए कैडेट्स के शव इकट्ठा करने जा रहे थे। कैन मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। इस ट्रायल में वह शरीर और मन दोनों में काफी आगे बढ़ चुका था। जैसे ही वह खुले फाटकों की ओर बढ़ने ही वाला था, उसे एक आवाज सुनाई दी जिसने उसे चौंका दिया। तुम। यह आवाज उस व्यक्ति की थी जिसे कैन पक्का मान चुका था कि वह मर चुका है। उसने पीछे मुड़कर देखा। नीरा का कमजोर सा शरीर सामने था। उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव थे और उसका दायां हाथ गायब था। साला। वो स्टेशन बिंदास। क्या हुआ, लेडी नीरा? उस आदमी की आवाज नरम थी, लेकिन उसमें एक गहरी सत्ता की अनुभूति थी। कैन की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने उस पीले रंग के युवक को देखा। वह पहले ही उसे स्कैन कर चुका था और लाल आंखों वाले आदमी के बाद वही इस कैडेट्स के बैच में सबसे शक्तिशाली था। कैन की सतर्क निगाहों के विपरीत नीरा की आंखें उस पीले युवक को देखकर खुशी से चमक उठी। हालांकि जैसे ही उसका ध्यान फिर से कैन पर गया, वह खुशी गायब हो गई। यह सबके लिए साफ था और स्पष्ट था कि उनके बीच कोई कहानी थी। यह सब उसी आदमी की गलती है। वह जेम्स और मुझे एक एट्रॉक्स की ओर ले गया। भागने से पहले उसने हमें कोई चेतावनी तक नहीं दी। हमें उस राक्षस का सामना अकेले करने के लिए छोड़ दिया। नीरा सिसकने लगी और खुद को उस पीले युवक की छाती से लगा लिया। फिर भी वह बोलना बंद नहीं हुई। हम सिर्फ एक बार मिले थे, लेकिन जब हमने उसे अपनी टीम में लेने से मना कर दिया तो वह चला गया। हम कैसे सोच सकते थे कि वह इतना द्वेषपूर्ण होगा कि ऐसा करेगा। बेचारा जेम्स, उसने मुझे भागने के लिए कुछ सेकंड देने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वह अब। इतना कहते कहते नीरा रोने लगी। उसने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन जेम्स का अंजाम सब समझ सकते थे। नीरा के शब्द सुनते ही कैन की आंखों में गहरी ठंड उतर आई। अगर वह सबको ये बताती कि उसने एट्रॉक्स को उनकी ओर मोड़ा था, तो भी कैन को कोई पछतावा या शर्म नहीं होती। लेकिन उसके झूठ ने उसे क्रोधित कर दिया। मैं जमीर जारकन हूं, काउंट जारकन का तीसरा पुत्र। तुमने डार्क रेस के सदस्यों से बचने के लिए अपने ही साथी इंसानों को ढाल बनाया। इससे अधिक घृणित कुछ नहीं हो सकता। तुम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करोगे? जमीर के चेहरे पर धर्मसंगत आक्रोश था, जिससे बाकी कैडेट्स उसे किसी नायक की तरह देखने लगे। जमीर के शब्द सुनकर कैन एक पल के लिए जड़ हो गया। उसने बिना उसकी बात सुने ही उसे दोषी ठहराते हुए प्रायश्चित की मांग कर दी थी। बाकी कुलीन चुप रहे, लेकिन यह साफ था कि वे किसका साथ देंगे। वहीं जो थोड़े से सामान्य वर्ग के लोग थे, वे भी अपने अपने समूहों से चिपके रहे। उपकप्तान जोसेफ यह सब देख रहा था और उसने हस्तक्षेप नहीं किया। फिर भी उसकी आंखों में गहरी चमक थी, मानो वह सब कुछ घटित होने की प्रतीक्षा कर रहा हो। कैन सब कुछ समझा सकता था। कैसे नीरा और जेम्स ने उसे घात लगाकर मारा जब वह एक हेल डेविल से लड़ रहा था और लगभग उसे मार ही दिया था। AI चिप मॉड्यूल ने बेसिक डेटा गैदरिंग एंड एनालिसिस टूल के जरिए सब कुछ रिकॉर्ड किया था। फिर भी जब कैन ने बाकी कैडेट्स की तिरस्कार भरी नजरें देखीं, तो उसे पता था कि यह सब व्यर्थ होगा। वो पहले ही मुझे दोषी ठहरा चुके हैं। मैं चाहे जो कहूं, चाहे नीरा की गलती का पक्का सबूत भी दिखा दूं, वो सच को तोड़ मरोड़ कर मेरे खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। और यह एहसास होते ही उसके दिल में उग रहा सारा संदेह और भय गायब हो गया। कैन ने सबकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ शांति थी। जमीर ने वह नजर देखी तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वो चाहता था कि कैन विद्रोह करे, चिल्लाए, ताकि वह अपनी कूटनीतिक क्षमता सबको दिखा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विक्टर, जाकर इसे गिरफ्तार करो, जमीर ने अपने समूह के पीछे खड़े एक कैडेट से कहा, जिसे आदेश मिला। वह एक लंबा युवक था, बाकियों से लगभग एक सिर ऊंचा, और उसने साधारण कपड़े पहने थे। अपने आकार के बावजूद वह सबसे कमजोरों में था, क्योंकि वह अभी भी लेवल 1 एसेंस वेव वॉरियर था। मैं। आदेश सुनकर विक्टर ने अनजाने में सिर हिला दिया। कैन लेवल 2 एस्ट्रो वेव वॉरियर था। वो उससे कैसे निपट सकता था?
बेशक वो विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका। वो ज़मीर की क्षमताओं से भली भांति परिचित था। तुम मेरे आदेश का पालन कर रहे हो। जो कोई भी उनका विरोध करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। ये कर दो और शायद तुम्हें उसके जूते मिल जाएं। ज़मीर ने अपने शब्द नहीं छुपाए और सबको सुनाया। उसने अपने प्रबंधन कौशल दिखाए कि उसके आदेश मानने वालों को, भले ही वे सामान्य वर्ग के हों, फायदा मिल सकता है। ये शब्द सुनते ही विक्टर की सारी हिचकिचाहट लालच में दब गई। वो लगभग दौड़ता हुआ कैन की ओर बढ़ा, डरते हुए कि कहीं कोई और यह मौका न ले ले। जब वो कैन को पकड़ने ही वाला था, उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान आ गई। दोनों का समान पृष्ठभूमि से होना अब मायने नहीं रखता था। उसके दिमाग में सिर्फ जूते थे। उसे पूरा यकीन था कि ज़मीर के शब्दों के बाद यह आदमी विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही विक्टर ने कैन के कंधे पर हाथ रखा, उसकी पूरी देह जम गई। उसने दो ठंडी आंखें देखीं जो मानो उसकी आत्मा को भेद सकती थी। कुछ कर पाने से पहले ही कैन ने उसका सिर पकड़ा और जमीन पर दे मारा। वह दृश्य सबको स्तब्ध कर गया। इससे पहले कि कोई समझ पाता, कैन ने विक्टर की छाती पर पैर रख दिया, जिससे उसके मुंह से खून उगल पड़ा। फिर उसने अपना वेव क्लोक सक्रिय कर दिया। तुम चाहते हो कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूं? मुझे मजबूर करके दिखाओ। ये कहते हुए कैन ने विक्टर की छाती पर और दबाव बढ़ा दिया। कैन की निर्ममता ने सबको हिला दिया। सिर्फ उपकप्तान जोसेफ ही उन क्रियाओं के पीछे छिपी शांति को देख सका। अगर कैन सच में नियंत्रण खो चुका होता तो वह विक्टर की छाती पर पैर रखने से पहले ही वेव क्लोक सक्रिय कर देता और तब उसकी मौत तय थी। अचानक घटित घटनाओं से ज़मीर हक्का बक्का रह गया। हालात तब और बिगड़ गए जब उसने देखा कि सारे कैडेट्स मार्गदर्शन के लिए उसकी ओर देख रहे हैं। अब तक सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा था, लेकिन इस अप्रत्याशित मोड़ पर वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। ज़मीर जैसा युवा और अनुभवहीन व्यक्ति जैसा करता है, उसने पहले झटके में हिंसा का रास्ता चुना। दुर्भाग्य से ज़मीर के लिए कैन ने उससे पहले ही बोल दिया, एक कदम भी आगे बढ़े और मैं इसकी पसलियां तोड़ दूंगा। कैन ने विक्टर की छाती पर और जोर डाला, जिससे उसके चेहरे पर दर्द साफ झलकने लगा। और हां, अगर तुम्हें अपने आदेश मानने वाले आदमी की किस्मत की परवाह नहीं तो आगे बढ़ो। कैन जानता था कि वह ज़मीर को शारीरिक रूप से हरा नहीं सकता, इसलिए उसने उसके अहंकार और प्रतिष्ठा पर वार किया। वह सही निशाने पर लगा। ज़मीर जम गया और एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर सका। बाकी कुलीनों ने पास खड़े सैनिकों की ओर देखा, लेकिन उपकप्तान जोसेफ के आदेश के बिना कोई हिला तक नहीं। अब जब कैन ने भीड़ को संभाल लिया, उसने गहरी सांस ली और उपकप्तान जोसेफ से बात करने ही वाला था। बाकी कैडेट्स से बात करने का कोई मतलब नहीं था और वह अब उनकी राय की परवाह भी नहीं करता था। कैन ने मुंह खोला ही था कि उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने पेड़ों की ओर ध्यान लगाया और देखा कि लाल आंखों वाला युवक वहां से बाहर आ रहा है। उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव थे जो उसके झेले गए संघर्षों की कहानी बता रहे थे। सबसे गंभीर चोटें उसके दाएं पैर पर गहरा कट और दाएं कंधे पर भयानक सूजन थी जो टूटी हड्डियों का संकेत दे रही थी। लाल आंखों वाले युवक के प्रकट होते ही तनावपूर्ण माहौल टूट गया, क्योंकि सब पर एक और झटका पड़ा जब उस देखा कि वह क्या घसीट कर ला रहा था। वह एक एट्रॉक्स था। पहले स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर थी, लेकिन वह बस पीछे भी नहीं हट सकता था। इसलिए ज़मीर ने लाल आंखों वाले युवक की मौजूदगी और उसके दबदबे पर भरोसा करने का फैसला किया, ताकि हालात संभाले जा सकें और कैन को दबाव में लाया जा सके। भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। हालात थोड़े अजीब लग सकते हैं, लेकिन जो हुआ, ज़मीर ने बोलना शुरू ही किया था कि लाल आंखों वाले युवक ने उसे रोक दिया। सबसे पहले मुझे भाई मत कहो, और दूसरी बात, मैंने सब सुन लिया है। तुम्हारी चीख पुकार को नजरअंदाज करना मुश्किल था। यह छोटा सा संवाद ज़मीर को भड़का गया। वह शालीनता से बात कर रहा था, फिर भी लाल आंखों वाले युवक ने उसे लगभग अपमानित कर दिया। अगर कोई और ऐसा करता तो वह उसे सबक सिखा देता, लेकिन इस बार मामला इतना सरल नहीं था। इंटो से लाल आंखों वाला युवक शांति से एट्रॉक्स का शव घसीटते हुए कैन की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था,
और जमीर की फजीहत के बाद कोई भी कुलीन उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कैन ने धीरे धीरे सांस ली और किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी की। लाल आंखों वाला युवक निस्संदेह उससे अधिक शक्तिशाली था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह यूं ही हार मान ले। दोनों के बीच की दूरी घटते घटते 5 मीटर रह गई। लेवल 2 एस्ट्रल वेव योद्धाओं के लिए यह दूरी कुछ भी नहीं थी, और हर कोई यह देखने के लिए चुप था कि आगे क्या होगा। मेरा नाम लेवी है। मुझे पक्का पता है कि तुमने एड्रॉक्स को उस जोड़ी की ओर मोड़ा था। क्या तुम बता सकते हो कि तुमने खास तौर पर उन्हीं दो को क्यों चुना? लेवी के शब्दों ने वहां मौजूद सभी को चौंका दिया। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि कैन ने सच में एट्रॉक्स को नीरा और जेम्स की ओर मोड़ा था, लेकिन उसके लहजे में न तो कोई डांट थी और न ही आरोप। वह तो शालीनता से कारण पूछ रहा था। लॉर्ड लेवी, उसने मुझसे फिर बोली तो मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा। जमीर की तरह नीरा भी अपनी बात पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि लेवी ने उसे बीच में ही रोक दिया। हालांकि इस बार लाल आंखों वाले युवक का रवैया उसके प्रति कहीं अधिक ठंडा था। लेवी ने अपने भाव छिपाने की कोशिश नहीं की। उसकी आंखों में स्पष्ट घृणा थी जब वह उस स्त्री को घूर रहा था। नीरा हैरान थी। इसने कभी लाल आंखों वाले युवक से मुलाकात नहीं की थी, फिर भी उसकी नजर में उसके लिए साफ नापसंदगी थी। गुस्से के बावजूद वह लेवी को उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकी और चुप रही। कैन अचानक घटी घटनाओं से हैरान था। वह पहले ही समझ चुका था कि दूसरे कैडेट्स के सामने सफाई देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वे उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन चूंकि लेवी ने उसे बोलने का मौका दिया, उसने उसे स्वीकार किया। हाँ, मैंने एट्रॉक्स को उनकी ओर मोड़ा था। मुझे उस दानव को भटकाने के लिए किसी की जरूरत थी, और क्योंकि उन्होंने हेल डेविल से लड़ते समय मुझ पर हमला करने में कोई हिचक नहीं दिखाई, इसलिए मैंने उन्हें चुना। झूठा। कैन ने बोलना पूरा ही किया था कि नीरा चिल्ला पड़ी, लेकिन आगे कुछ कहने से पहले ही उसने महसूस किया कि लेवी की ठंडी नजर उसकी गर्दन पर टिक गई है। लेवी की निगाहों में क्रूरता थी जब वह नीरा को घूर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कैन की ओर देखा, वह शांत हो गया। क्या तुम्हारे पास अपने कहे की सच्चाई कोई सबूत है? कैन ने लेवी की ओर सिर हिलाया और अपने एआई चिप मॉड्यूल से एक फाइल उसके चिप में भेज दी। लेवी ने एक पल के लिए आंखें बंद की और वह वीडियो देखा, जिसमें साफ दिख रहा था कि हेल डेविल से लड़ाई के दौरान नीरा और जेम्स ने कैन पर हमला किया था। वीडियो देखने के बाद लेवी नीरा की ओर मुड़ा और तिरस्कार से हंसा। हाँ, पहले तुमने उस पर हमला किया और उसकी जान लगभग ले ली, और अब रो रही हो क्योंकि उसने तुम्हारे साथ वैसा ही किया। मैं सोचता हूं, कोई इतना पाखंडी कैसे हो सकता है? नीरा जड़ हो गई और उसने देखा कि जो कुलीन पहले उसे दया की नजर से देख रहे थे, वे धीरे धीरे उससे दूर हटने लगे। अगर कैन ने यह वीडियो पहले दिखाया होता तो वह इसे नकली बता देती और बाकी लोग उसका साथ देते, लेकिन लेवी के सामने कोई भी उसका पक्ष लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने यह भी देखा कि जमीर ने उसका साथ छोड़ दिया। उसके चेहरे से दयनीय भाव गायब हो गए और उसकी आंखों में जहरीली नफरत उभर आई। तो क्या हुआ अगर मैंने उसका इस्तेमाल किया? वह तो बस एक नीच आम आदमी है। किसी कुलीन परिवार की मदद के लिए मरना उसके लिए सम्मान होना चाहिए। जेम्स की मौत पूरी तरह उसी की गलती है। नीरा के शब्दों से हर कोई स्तब्ध रह गया। उसकी विकृत सोच ने यहाँ तक कि अन्य कुलीनों को भी चौंका दिया, और जो थोड़ी बहुत सद्भावना उसके प्रति थी वह भी खत्म हो गई। हालांकि कई कुलीन सच में आम लोगों को निम्न समझते थे, लेकिन कोई भी सैन्य अकादमी में ऐसे शब्द खुलेआम कहने की हिम्मत नहीं करता। आम लोग साम्राज्य की सेना का बड़ा हिस्सा थे, और कई कप्तान व उच्च पदाधिकारी भी ऐसे ही पृष्ठभूमि से आए थे। नीरा के शब्दों ने सेना में उसके भविष्य के सारे रास्ते काट दिए। कई आम लोग उन शब्दों से क्रोधित थे, लेकिन सबसे तीव्र हत्या भावना उनमें से नहीं बल्कि लेवी से आ रही थी। लाल आंखों वाले युवक से जलती हुई एस्ट्रल वेव फूट पड़ी जब वह नीरा को घूरते हुए बिना कुछ कहे उसकी ओर बढ़ा। नीरा जम गई। उसने वह हत्या भावना महसूस की और लेवी को अपनी ओर आते देखा। सारे कुलीन पहले ही हट चुके थे और कोई भी आम आदमी उसकी मदद के लिए आगे आने वाला नहीं था। सौभाग्य से उसके लिए किसी ने हस्तक्षेप किया।
और वह ऐसा व्यक्ति था जिससे लेवी भी नहीं निपट सकता था। मिलिट्री अकादमी का गुप्त परीक्षण समाप्त हो चुका है। आत्मरक्षा के अलावा किसी को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है। वाइस कैप्टन जोसेफ की आवाज सब तक पहुंची और सभी समझ गए कि बात अब आगे नहीं बढ़ेगी। लेवी की आंखें सिकुड़ गईं जब वह मुड़ा और जोसेफ को देखा। दूसरों के विपरीत उस व्यक्ति के चेहरे पर शांत मुस्कान थी, मानो युवक की उग्र आभा का उस पर कोई असर ही न पड़ा हो। वाइस कैप्टन जोसेफ की बात सुनकर नीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन जब लेवी ने फिर उसकी ओर देखा, इस बार ठंडी मुस्कान के साथ, तो उसे समझ आ गया कि कुछ भयानक होने वाला है। मुझे पता है कि उसने एट्रॉक्स को तुम्हारी ओर क्यों मोड़ा, क्योंकि मैं उस लेवल 3 वेव योद्धा पर हमला करने के मौके की तलाश में छाया में छिपा हुआ था। अचानक घटी घटनाओं से मैं भी हैरान था, लेकिन मैंने हालात के अनुसार खुद को ढाल लिया और छिपे छिपे पीछा किया। इसका मतलब यह है कि जब एट्रॉक्स ने तुम पर और उस जेम्स नाम के आदमी पर हमला किया, तब मैं भी वहां मौजूद था। क्या तुम चाहोगी कि मैं सबको दिखाऊं कि उस लड़ाई में वास्तव में क्या हुआ? लेवी की बातों से लोग भ्रमित हो गए और उन्होंने देखा कि नीरा का चेहरा पीला पड़ गया। कृपया नहीं, नीरा की विनती लेवी को नहीं रोक सकी। अगले ही पल सभी को अपने एआई चिप्स पर एक आर्काइव मिला। जिज्ञासा के कारण सबने वह आर्काइव खोल लिया, जिसमें एक वीडियो था। उसमें कैडेट्स ने देखा कि नीरा और जेम्स एट्रॉक्स से कैसे लड़ रहे थे। एक समय पर नीरा जमीन पर गिर गई और जेम्स उसे बचाने के लिए एट्रॉक्स के सामने कूद पड़ा। आभार दिखाने के बजाय उस स्त्री ने जेम्स की टांग की ओर एक शैडो ब्लेड दाग दी। इससे नीरा भाग निकली, यह मानते हुए कि कोई ना कोई पीछे छूट जाएगा जो एट्रॉक्स का ध्यान बांटे रखे। यहीं पर वीडियो समाप्त हो गया। इसके बाद क्या हुआ, जिसमें लेवी और एट्रॉक्स की लड़ाई शामिल थी, उसे दिखाया नहीं गया। कैडेट्स बस यही अनुमान लगा सकते थे कि जेम्स मारा गया और लेवी ने अपनी घात लगाकर हमला सफल किया, जिससे वह एट्रॉक्स को मार सका। अगर पहले कुलीन सिर्फ इसलिए नीरा से दूर खड़े थे कि उसके साथ घसीटे न जाए, तो अब वे इसलिए दूर थे क्योंकि वे उसकी मौजूदगी तक सहन नहीं कर पा रहे थे। पन 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 पन। समीर मुस्कुराते हुए कैन की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर पहले वाला तिरस्कार बिल्कुल नहीं था। वह जब दोनों के पास पहुंचा तो उसने लेवी को भी शालीनता से सलाम किया। मुझे धोखा दिया गया था। उम्मीद है तुम मेरी छोटी सी गलती को माफ कर दोगे, लेकिन जरूरत के समय किसी साथी कैडेट की बातों को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। खैर, तुम एक गर्वित योद्धा हो, तो क्यों ना तुम विक्टर को छोड़ दो और हम एक नई शुरुआत करें। मुझे यकीन है कि किसी काउंटी की मदद तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए काफी उपयोगी होगी। यह सुनते ही बाकी कैडेटों, सैनिकों और यहां तक कि उपकप्तान जोसेफ ने भी उस जोड़ी की ओर अर्थपूर्ण नजरों से देखा। जमीर हालात के अनुसार खुद को ढालने में काफी चतुर था। उसने माफी मांगी, बड़ी समझदारी से सारा दोष नीरा पर डाल दिया और अपनी काउंटी की मदद का जिक्र भी किया, इसका इशारा देते हुए कि अगर कैन समझदार हुआ तो वह अपनी उस दौलत का कुछ हिस्सा उसकी मदद के लिए लगा सकता है। कैन ने जमीर को हाथ बढ़ाते देखा और वह जानता था कि अगर वह हाथ मिला ले तो उसे बड़े अवसर मिल सकते हैं। बेशक इसका मतलब यह भी होता कि उसे खुद को उस वंशज से नीचे रखना पड़े। जमीर के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी। उसे पूरा भरोसा था कि कैन उसकी माफी स्वीकार करेगा और सबको दिखाएगा कि वह बिना हिंसा के हालात संभाल सकता है। सच्ची दोस्ती कीमती होती है क्योंकि बहुत कम लोग इसके योग्य होते हैं। ये शब्द जमीर को उलझन में डाल गए, लेकिन कैन को परवाह नहीं थी। वह बस अपने पिता की सीख दोहरा रहा था। फिर कैन ने जमीर की हथेली की ओर देखा और उसके चेहरे पर घृणा उभर आई। मैं कैसा आदमी बनूंगा अगर मैं उस व्यक्ति की खोखली दोस्ती स्वीकार कर लूं जो कुछ ही मिनट पहले मेरा अपमान कर रहा था। जमीर से हाथ मिलाने और उसके समूह का हिस्सा बनने का विचार पैदा होने से पहले ही मिट गया। कैन ने विक्टर की छाती से अपना पैर हटा लिया, जिससे वह बेचारागी की हालत में बेहोश हो सका। उसने यह जमीर को खुश करने के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए कि अब उसे किसी बंधक की जरूरत नहीं थी। जमीर की आंखें फड़क उठी जब उसने देखा कि उसका हाथ अब भी आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन उसे थामने वाला कोई नहीं। अपने पूरे जीवन में उसने खुद को ऐसी स्थिति में कभी नहीं पाया था। भले ही जमीर की हैसियत उसके 2 बड़े भाइयों से कम थी,
फिर भी उसे पूरा भरोसा था कि अपने पारिवारिक प्रभाव के कारण सेना में उसका समय सुचारू रहेगा। वह उस पल का सपना भी देखता था जब उसकी हैसियत इतनी बढ़ जाएगी कि वह जारकेन काउंटी को नियंत्रित कर सके, लेकिन सब कुछ हाथ से निकल गया था। और वह इस झटके से उबर पाएगा या नहीं, यह अनिश्चित था। तू, जमीर चिल्लाया और अपनी वेव क्लोक सक्रिय करते हुए कैन पर घूसा दाग दिया, जिसे वह अपनी सारी परेशानियों की जड़ मानता था। कैन को पहले से अंदाजा था कि ऐसा होगा, इसलिए उसने अपनी वेव क्लोक निष्क्रिय नहीं की थी, मगर उसकी पीठ पर हवा का झोंका महसूस होते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह जान गया कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धम, एक छोटा सा विस्फोट हुआ जब जमीर का घूंसा उप कप्तान जोसेफ की हथेली से टकराया। सभी कैडेट हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि उप कप्तान जोसेफ ने बिना वेव क्लोक सक्रिय किए ही कितनी तेजी से हरकत की। मैंने तुम सबको चेतावनी दी थी, वैध आत्मरक्षा के अलावा कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कड़क। कैडेटों ने उप कप्तान जोसेफ की बात सुनी ही थी कि टूटी हड्डियों की आवाज गूंज उठी। आह, जमीर दर्द से चिल्लाया, जबकि उप कप्तान जोसेफ ने उसके हाथ की हड्डियां चकनाचूर कर दी। उप कप्तान जोसेफ का चेहरा भावहीन था। वह दबाव बनाए रहा, जिससे टूटती हड्डियों की आवाज और तेज हो गई। वह वंशज जमीन पर गिर पड़ा और उसने आंसू रोकने की पूरी कोशिश की। नियम ऐसी चीज है जिन्हें हम सैनिक बहुत गंभीरता से लेते हैं, उप कप्तान जोसेफ ने कैडेटों से कहा, जबकि वह जमीर की मुट्ठी को एक खूनी ढेर में बदल चुका था। फिर उसकी नजर नीरा पर पड़ी और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। अगर तुम और जेम्स ने कैन को मार दिया होता तो ट्रायल खत्म होते ही मैं तुम्हारे सिर काट देता। अगर तुम्हें लगता है कि कोई मामूली विस्काउंट तुम्हारी रक्षा कर सकता था तो तुम मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ हो। नीरा कांप उठी जब उसने वे आंखें देखीं। उसने शुरू में सोचा था कि अपने बैकग्राउंड के कारण नियम तोड़ने पर भी उसे कुछ नहीं होगा। सभी कुलीनों के चेहरे गंभीर हो गए क्योंकि वे इंपीरियल मिलिट्री फोर्स के बारे में अपनी समझ पर फिर से विचार करने लगे। यहां उनकी पृष्ठभूमि का वजन उनकी सोच से कहीं कम था। उप कप्तान जोसेफ ने आखिरकार जमीर का हाथ छोड़ दिया और मुड़कर द्वार की ओर चल पड़े। 10 मिनट में सभी लोग डेंजर जोन के बाहर व्यवस्थित रूप से इकट्ठा हों। कोई भी उप कप्तान जोसेफ के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर सका। सब लोग द्वार की ओर बढ़ गए। कुछ कुलीनों ने जमीर की मदद की और कुछ सामान्य लोगों ने विक्टर की। कैन भी द्वार की ओर जा रहा था, तभी उसने देखा कि कोई चीज उसकी छाती की ओर आ रही है। उसने उसे पकड़ लिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने एक चांदी सी गेंद देखी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने उन डार्क रेस के योद्धाओं के पास पाई थी जिन्हें उसने मारा था। एट्रॉक्स को हराने का मुख्य कारण उसके फेफड़ों को तुम्हारे हमले से पहुंची गंभीर चोट थी। मैं हमेशा अपना कर्ज चुकाता हूं, तो ये तुम्हारा हुआ। अब हम बराबर है। लेवी ने ये शब्द कहे और वहां से चला गया। कैन की आंखें संकरी हो गईं। उसे वह लाल आंखों वाला युवक बेहद अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने वह गोला रख लिया और द्वार की ओर बढ़ गया। एंड आमतौर पर इंपीरियल मिलिट्री एकेडमी के पहले 3 महीनों में मार्शल आर्ट्स, शारीरिक प्रशिक्षण और वेव कल्टीवेशन का एक बेहद कठोर कार्यक्रम होता है, लेकिन तुमने सीक्रेट ट्रायल का रास्ता चुना। हालांकि अब से तुम बाकी सभी कैडेट्स के साथ ही रहोगे। अगले 3 महीनों तक तुम्हारी केवल 3 कक्षाएं होंगी। वे हैं मिलिट्री टैक्टिक्स, डार्क रेस असैसिनेशन और वेव मास्टरी। शेड्यूल और अन्य विविध जानकारी तुम्हारे एआई चिप्स तक पहले ही पहुंच जानी चाहिए। वाइस कैप्टन जोसेफ को हल्का सा रुकते देख, कैडेट्स ने अपने एआई चिप तक पहले ही पहुंच जानी चाहिए। चिप्स एक्सेस किए और सारी जानकारी देखी। अब तुम्हें इंपीरियल मिलिट्री एकेडमी नेटवर्क की पहुंच मिल चुकी है। इसमें तुम हमारी आर्मरी, स्टोर्स, मिशंस और कई दूसरी चीजें पा सकते हो। इसके जरिए तुम अपने इंपीरियल मिलिट्री क्रेडिट्स पर भी नजर रख सकते हो। जोसेफ फिर रुका। इस बार उसने कैडेट्स को संकेत दिया कि वे इंपीरियल मिलिट्री अकादमी नेटवर्क में प्रवेश करें। कैन यह सोचकर उत्साहित था कि इंपीरियल मिलिट्री अकादमी नेटवर्क में कितने खजाने होंगे, और उसने तुरंत उसे एक्सेस किया। वह सीधे स्टोर्स में जाना चाहता था, लेकिन नेटवर्क में प्रवेश करते ही एक संदेश सामने आ गया। कैडेट कैन लोरिफर, इंपीरियल मिलिट्री अकादमी नेटवर्क में आपका स्वागत है।
कृपया एक कोड नेम चुनें जो आपकी ऑनलाइन आईडी के रूप में काम करेगा। वह पहले सिपोड़ गया। इसमें कोई असली समस्या नहीं थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि वे हमेशा नाम बनाने में बहुत खराब रहा था। लगभग 1 मिनट तक सोचने के बाद ही कैन की आंखें चमक उठीं जब उसके दिमाग में एक नाम आया, एक ऐसा नाम जिसे वे वाकई शानदार मानता था सेंट ऑफ किलर्स। जैसे ही कैन ने वे नाम चुना, उसके दिमाग में फिर से रोबोटिक आवाज गूंज उठी। स्वागत है सेंट ऑफ किलर्स इंपीरियल मिलिट्री अकादमी नेटवर्क में। आई एम प्राइमरी इंटरफेस, पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्लासेस, आपकी लैंग्वेज, स्टोर्स, मिशंस और इंपीरियल मिलिट्री क्रेडिट्स 282। खब आपका काम आ गया और दबा। आप ही इनको पता था। मिलिट्री अकादमी सीक्रेट मिलिट्री ट्रायल में वेव बीस्ट्स और डार्क रेस वॉरियर्स को मारकर जो मिलिट्री क्रेडिट्स मिले थे, उन्हें 10 गुना कर दिया गया था। यानी 3 महीनों की उस हत्या से उसे असल में सिर्फ 28.2 ही मिले थे। और स्टोर्स में मिलने वाला सबसे सस्ता वेव आर्टिफैक्ट भी 30 इंपीरियल मिलिट्री क्रेडिट्स का था। जिज्ञासा में उसने अपने काइनेटिक गॉन्टलेट्स खोजे। यह देखकर उसे झटका लगा कि उनकी कीमत 950 इंपीरियल मिलिट्री क्रेडिट्स थी। उन्हें स्टोर से खरीदने के लिए कैन को मिलिट्री अकादमी सीक्रेट ट्रायल में जितने डार्क रेस वेव वॉरियर्स उसने मारे थे, उससे 30 गुना ज्यादा मारने पड़ते। और कोई हैरानी नहीं कि आम लोगों के लिए वेव आर्टिफैक्ट्स पाना लगभग नामुमकिन है। ये बेहद महंगे हैं। लड़के, तुमने अपनी आईडी कार्ड किया था। मैं सेंट शब्द क्यों चुना? पेपेक्स की आवाज ने कैन को उसके विचारों से बाहर खींच लिया और उस सवाल ने उसे फिर से भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। पेपेक्स, क्या तुम मेरे विचार नहीं पढ़ सकते? मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन किसी विचार के जन्म के उसी पल में एक ऐसा क्षण होता है जहां तक मेरी भी पूर्व ज्ञान क्षमता नहीं पहुंचती। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें उस शब्द का इस्तेमाल करने की प्रेरणा या वजह क्या थी। यह कोई भावना थी या कुछ और? एपेक्स के शब्दों में गंभीरता का ऐसा स्तर था जिसने कैन को काफी उलझन में डाल दिया। एब्सोल्यूट लाइफ फॉर्म सिस्टम ब्रह्मांड का एक चमत्कार जैसा था, और सिस्टम स्पिरिट के रूप में एपेक्स भी एक अनोखी सत्ता था। किसी एक शब्द की वजह से उसका ऐसा व्यवहार करना अजीब था। हालांकि कैन एपेक्स की प्रतिक्रिया का कारण जानने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसे यकीन था कि सिस्टम स्पिरिट वह जानकारी नहीं बताएगा, इसलिए उसने बस असली वजह बता दी। ईमानदारी से कहूं तो यह बस कूल लगा। समझ गया। एपेक्स ने बस इतना ही कहा और फिर चुप हो गया, कैन को सवालों से भरा छोड़ते हुए। कैन इंपीरियल मिलिट्री अकादमी नेटवर्क को और खंगाल रहा था कि अचानक एक नया संदेश सामने आ गया। कैन ने निर्देशों का पालन किया और सभी वीडियो व तस्वीरें नेटवर्क पर अपलोड कर दी। बेशक उसने सिर्फ अंतिम प्रहार ही दिखाया, अपनी और क्षमताएं उजागर करने की कोई जरूरत नहीं थी। एआई चिप मॉड्यूल ने वीडियो बेहद तेजी से अपलोड कर दी और 1 मिनट से भी कम समय में इंपीरियल मिलिट्री अकादमी नेटवर्क में एक नया सेक्शन दिखाई दिया। कोलैप्सिंग लाइटनिंग मिलिट्री अकादमी रैंकिंग। कैन ने उसे चुना और कई नामों वाली एक स्क्रीन सामने आ गई। कोलैप्सिंग लाइटनिंग मिलिट्री अकादमी रैंकिंग 1 ब्लड इन्फर्नो 827 और 2 सेंट ऑफ किलर्स 20। 1 और क्या है बेकार का? जन 19 1 सेंट ऑफ किलर्स 162 और 2 10 1 सेंट ऑफ किलर्स 1 और 19 सहयोग 10 बैंड 1 तरफ किलर्स 151 1 10 बैंड 1 तरफ किलर्स 151 10 पे जीएम और तेजी अपलोड कर दी। 1 इंग्लिश में 3 नाम यही है। एपेक्स अपलोड कर दी। 1 1 तरफ किलर्स 151 1 10 बैंड 1 क्या है बेकार का? 1 1 प्राइज 1 PQ में सेंट ऑफ किलर्स 1 का 8 है। 1 तरफ 8 प्राइज 1 तरफ किलर्स
एक तरफ पी, एक तरफ क्या है बेकार की पी, एक तरफ किलर्स, 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 ईस्ट्स मास्टर। और फिर रैंकिंग में अपना नाम देखकर कैन थोड़ा चौंका, लेकिन थोड़ी सोच के बाद उसे यह तर्कसंगत लगा। दूसरों के विपरीत उसे अपने इंपीरियल मिलिट्री क्रेडिट्स किसी के साथ बांटने नहीं पड़े थे, और अपने वेव आर्टिफैक्ट्स वो एआई चिप मॉड्यूल की बदौलत उसकी हत्या की गति काफी तेज थी। पैरा पैरा पन यस। वाइस कैप्टन जोसेफ ने देखा कि सभी को इंपीरियल मिलिट्री एकेडमी नेटवर्क देखने और कोलैप्सिंग लाइटनिंग मिलिट्री एकेडमी रैंकिंग पर नजर डालने के लिए पर्याप्त समय मिल चुका है। जिन कैडेट्स के पास इंपीरियल मिलिट्री क्रेडिट्स का सबसे ज्यादा संचय है वही इसमें है। हर महीने रैंकिंग में शामिल कैडेट्स को 500 इंपीरियल मिलिट्री क्रेडिट्स मिलेंगे और शीर्ष 3 को अतिरिक्त 500 भी। ये शब्द सुनते ही सभी कैडेट्स की आंखों में लालच झलक उठा। 500 इंपीरियल मिलिट्री क्रेडिट्स बहुत बड़ी रकम थी, और जब उन्होंने पहले स्थान पर लिखा नाम देखा तो सभी की नजरें लेवी की ओर मुड़ गईं। और हालांकि उनका बैज अकेला ऐसा नहीं था जिसने मिलिट्री एकेडमी सीक्रेट ट्रायल लिया था, फिर भी उन्होंने लेवी को ही ब्लड इन्फर्नो मान लिया, क्योंकि उसकी एस्ट्रल वेव का स्वभाव आग जैसा था। लेवी ने कैडेट्स की निगाहें महसूस की, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके पास अपने स्थान को सही ठहराने की ताकत थी। कोलैप्सिंग लाइटनिंग मिलिट्री अकादमी में अपने प्रवास के लिए तुम्हारे पास जरूरी सारी जानकारी मौजूद है। चाहो तो शहर से परिचित होने के लिए समय का उपयोग करो। कक्षाएं 2 दिनों में शुरू होंगी। वाइस कैप्टन जोसेफ ने ये अंतिम शब्द कहे और मुड़कर चला गया, कैडेट्स को अपने हाल पर छोड़ते हुए। कैन के जोनाथन के साथ अनुभव ने उसे एक कठोर सबक सिखाया था। हालांकि वह यह नहीं मानता था कि हर कोई एक जैसा होता है, लेकिन अब वह आसानी से किसी से दोस्ती नहीं करेगा। चूंकि उसे बाकी कैडेट्स से कोई काम नहीं था, कैन ने अपने निवास से जुड़ी जानकारी पढ़ी और उसी ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने आसपास का इलाका देखने का मौका लिया, लेकिन उसे कुछ भी खास नहीं मिला। जब उसे शहर की बेहतर समझ हुई तो यह स्वाभाविक लगा। टाइटन टावर को केंद्र में रखकर बना यह विशाल धातु का ढांचा ही लाइटनिंग इंपीरियल फोर्ट था। जहां कैन और अन्य कैडेट रहते थे वह एक अलग थलग हिस्सा था। युवाओं को बाकी सेना के साथ नहीं रखा गया था। लगभग 1 घंटे पैदल चलने के बाद कैन उस इमारत तक पहुंचा जहां उसे रहना था। वह कोई खास प्रभावशाली नहीं थी और प्रवेश द्वार सीधे लिफ्टों की एक श्रृंखला में खुलता था। 2 मिनट से भी कम समय में कैन अपने अपार्टमेंट तक पहुंच गया। वह बहुत साधारण था, एक बेडरूम, एक रसोई और एक बाथरूम। फिर भी झुग्गियों में उसके पुराने घर की तुलना में यह किसी महल से कम नहीं था। कैन ने सबसे पहले अपने बेडरूम का रुख किया, जहां वह ड्रोन होना चाहिए था जिसने ट्रायल शुरू होने से पहले उसका सामान ले लिया था। अच्छा है, इसके साथ कुछ नहीं हुआ। अपने पिता की तस्वीर निकालते हुए कैन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह एक खाली अलमारी के पास गया और वहां एक छोटा सा पूजा स्थल बनाया, ठीक वैसा ही जैसा उसके घर में था। इन कई दिनों तक सम्मान न दिखा पाने के लिए मुझे क्षमा करें सर, लेकिन मिलिट्री अकादमी का सीक्रेट ट्रायल ऐसी जगह नहीं थी जहां मैं ध्यान भटका सकता। ये शब्द कहने के बाद कैन 5 मिनट तक उस वेदी के सामने झुका रहा, फिर खड़ा हुआ। इसके बाद कैन बाथरूम गया, नहाया, ऐसा खाना खाया जो कच्चा मांस नहीं था, और फिर अपने बिस्तर पर ढह गया। ट्रायल के भीतर बिताए उन 3 महीनों ने उसे हर पल सतर्क रहने पर मजबूर कर दिया था, और अब जब वह आखिरकार शांत हुआ था तो उसके दिमाग को सही आराम की जरूरत थी। जब कैन की आंख खुली तब सुबह के 10 बज रहे थे। उसने लगभग 12 घंटे सोया था, जो उसकी जबरदस्त जीवन शक्ति को देखते हुए काफी ज्यादा था। लड़के, तुमने काफी आराम कर लिया। अब अपने अगले कदम पर ध्यान देने का समय है। एपेक्स की बातों ने कैन को गंभीर कर दिया। वह गंभीर भाव के साथ लिविंग रूम में गया और अपना सामान सहेजने लगा। मेरे पास 5 वेव आर्टिफैक्ट हैं।
काइनेटिक गॉन्टलेट्स और लाइट बूट्स मेरे लिए बहुत उपयोगी हैं। बाकी 3 एसेंस वेव का उपयोग करते हैं, इसलिए मुझे उन्हें बेच देना चाहिए। मिलिट्री अकेडमी के सीक्रेट ट्रायल के दौरान कैन ने डार्क रेस के 5 वेव वॉरियर्स को मारा था, 2 एबिसल डेमन और 3 हेल डेविल। एबिसल डेमन से उसे गॉन्टलेट्स और बूट्स मिले थे, जबकि हेल डेविल से उसे एक तलवार, एक खंजर और आर्म कार्ड्स मिले थे। जिन वेव आर्टिफैक्ट्स की तुम्हें जरूरत नहीं है, उन्हें तुम सीधे इंपीरियल मिलिट्री फोर्स को बेच सकते हो और तुम्हें उनकी बिक्री कीमत का 50% मिलेगा। यह देखकर कैन भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर वह इस तरह बेचता तो उसे काफी सारे इंपीरियल मिलिट्री क्रेडिट्स का नुकसान होता। एक दूसरा रास्ता भी है, वह लाइटनिंग इंपीरियल फोर्ट में किसी और के साथ बार्टर करना। ओह, क्या यह कानूनी है? हालांकि बार्टर का विचार कैन को पसंद आया, लेकिन वह इंपीरियल मिलिट्री फोर्स जैसे प्रभुत्वशाली संगठन को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। वह जानता था कि वेव आर्टिफैक्ट्स सेना के लिए कितने महत्वपूर्ण है, और उसे यह भी नहीं पता था कि इंपीरियल मिलिट्री फोर्स के बाहर किस तरह का बाजार मिलता है। इसे हम एक ग्रे एरिया मान सकते हैं। हालांकि चोरी के सामान की बड़ी मात्रा इसी रास्ते से चलती है, इसलिए बार्टर थोड़ा संदिग्ध होता है। लेकिन अगर हम उन अत्यधिक नियंत्रित चीजों से दूर रहें तो हम ठीक रहेंगे। सबसे अहम बात यह है कि गॉड स्लेयर ह्यूमन काइंड नेटवर्क में एक भरोसेमंद ब्रोकर ढूंढा जाए, जो मैंने तुम्हारे सोते समय ही कर लिया। पहले पंडितियों हो मैंने पर एपेक्स की व्याख्या ने कैन की कई चिंताएं दूर कर दी, और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने उसी रास्ते पर चलने का फैसला किया जैसे कि हम बात करते हैं, और उन्होंने उन्हें फुल बॉडी आर्मर के बदले में बदल लिया। जहां तक फायर सोर्ड की बात थी, कैन ने फिलहाल उसे अपने पास ही रखने का फैसला किया। कैन ने 2 मीडियम ब्रॉन्ज वेव आर्टिफैक्ट्स ड्रोन में रखे और निर्देशांकों की एक श्रृंखला डाल दी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह कुछ घंटों में आर्मर लेकर वापस आ जाएगा। ये सब निपटाने के बाद कैन ने वह सिल्वर ऑर्ब निकाला जो लेवी ने उसे दिया था। उसने पहले ही एक त्वरित स्कैन कर लिया था और जानता था कि इसमें कोई वेव आर्टिफैक्ट नहीं बल्कि कुछ और है। कैन ने एआई चिप मॉड्यूल का उपयोग किया और जल्द ही उसके सामने एक वर्चुअल स्क्रीन प्रकट हो गई। प्रिंट फेन डिवोरर एस्ट्रल रीबर्थ पाथ ऑफ पावर कल्टिवेशन तकनीक। कुल 10 स्तर। पहले 9 स्तर एस्ट्रल वेव वॉरियर लेवल 1 से लेवल 9 के अनुरूप है। 10वां स्तर वेव चैंपियन बनने पर केंद्रित है। उपयोगकर्ता की पाचन प्रणाली को डार्क रेस के वेव वॉरियर्स का मांस और रक्त पचाने की अनुमति देता है, जिससे शरीर मजबूत होता है और कल्टिवेशन के लिए वेव निकाली जाती है। पे यदि ब्रांड किया गया तो यह डिवाइस कल्टिवेशन तकनीक की जानकारी एआई चिप के डेटाबेस में स्थानांतरित कर देगा। इस जानकारी का अनधिकृत वितरण देशद्रोह माना जाएगा और इसकी सजा मृत्यु है। पे यह जानकारी देखते ही कैन की आंखें फैल गईं और अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिल्वर ऑर्ब में जो भी हो सकता था, उनमें से एक कल्टिवेशन तकनीक सबसे बेहतरीन चीज थी। पे तू तो मैं पहचाने।